दोस्तों, जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है, क्यों? क्योंकि ज़ोमैटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे ज़ोमैटो का बहुत बड़ा हाथ है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने ज़ोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जन्म दे दिया। उनमें उनके साथी रहे को फाउंडर पंकज चड्ढा। दीपेंद्र गोयल ने किस तरह ज़ोमैटो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आ गए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। फलस्वरूप 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी दिल्ली में प्रवेश लिया। 2005 में दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक की डिग्री हासिल की। एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें बैंड एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझी गया। लंच के समय में कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होना समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाना था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलैट के नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलैट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली से 2007 के पास आउट थे और बैंड एंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। जॉब में रहते हुए दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodiway.com की शुरुआत की। ये फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट सम्मिलित किए गए। foodway.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसे बड़े लेवल तक लाने और इससे प्रॉफिट कमाने के बारे में विचार नहीं किया। उनका टारगेट कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना था। लेकिन जैसे जैसे foodiway.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट सम्मिलित करने लगे। साल 2008 खत्म होने तक foodiway.com में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodiway.com का विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodiway.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से मदद मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodiway.com का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया गया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, foodiway.com का नाम ईवे से मिलता जुलता था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो से ज़ोमैटो नाम का जन्म हुआ। इसके बाद निवेशकों की खोज प्रारंभ की गई। सबसे पहले निवेशक के रूप में 2010 में Naukri.com के संजीव भिखचंदानी सामने आए। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के माध्यम से ज़ोमैटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से लेकर 2013 तक इन्फोएज से ज़ोमैटो को $16.7 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। अब ज़ोमैटो का 57.9% शेयर इन्फोएज के पास है।
2013 में जोमेटो को एक नए कैपिटल इन्वेस्टर मिले। सिकोया कैपिटल ने इन्फोएज के साथ मिलकर कंपनी में $37 मिलियन का निवेश किया। नवंबर 2013 में एक नए निवेशक वीवाई कैपिटल ने भी हाथ मिलाया और इन्फोएज और सिकोया कैपिटल के साथ मिलकर कंपनी में $60 मिलियन का निवेश किया। 2015 की शुरुआत में जोमेटो में कुल निवेश $113 मिलियन का हो चुका था। 2015 में ही इन्फोएज, सिकोया कैपिटल और वीवाई कैपिटल के साथ एक नया निवेशक टीमाशिक सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे आई और जोमेटो पर $110 मिलियन का निवेश किया। 2017 का साल निवेश के मामले में जोमेटो के लिए कोई खास नहीं रहा, लेकिन 2017 में इसने फिर से रफ्तार पकड़ी जब व्हाट्सएप के नीरज अरोड़ा निवेशकों की सूची में शामिल हो गए और जोमेटो में $20 मिलियन का निवेश किया। इस तरह 2010 से 2017 तक जोमेटो में कुल निवेश $223.8 मिलियन का हो गया। मार्च 2018 में अलीबाबा आंट फाइनेंशियल ने जोमेटो में $150 मिलियन का निवेश किया। अक्टूबर 2020 में जोमेटो को पूरा यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म से $52 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ। फरवरी 2021 में जोमेटो को 5 इन्वेस्टर से $250 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी सम्मिलित थी। 2010 से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त होने के बाद से जोमेटो का विस्तार पूरे देश में होने लगा। 2011 तक ये दिल्ली के अलावा पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक विस्तारित हो गई। किसी भी बिजनेस के विकास में मोबाइल ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी के विस्तार की रफ्तार और बढ़ गई। 2012 में जोमेटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका में विस्तार किया। 2013 में टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गए। जहां एक और कंपनी पूरे विश्व में पूरी रफ्तार से प्रसार कर रही थी, वहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जोमेटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनीज का अधिग्रहण करना भी शुरू कर दिया। 2013 में जोमेटो ने पुर्तगाली कंपनी गैस्ट्रोनोमी और इटालियन कंपनी लिवांडो को एक्वायर कर लिया। सबसे बड़ा एक्विजिशन तब हुआ जब उन्होंने अमेरिकन सर्विस कंपनी नेक्स्ट लेवल को एक्वायर कर लिया। इस तरह से यूएस मार्केट में प्रतियोगिता में आ गए। 2015 में जोमेटो ने मैपल ओएस को अधिग्रहित किया और एक नया कस्टमर डेटाबेस तैयार किया। इससे जोमेटो की फंक्शनैलिटी इंक्रीज हुई। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल। जोमेटो 3 तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है। नंबर 1, रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग। जोमेटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स का पेड एड प्लेस करता है। इस पेड एड के माध्यम से जोमेटो को लगभग 75% इनकम जनरेट होती है। नंबर 2, इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत जोमेटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करता है और उसके लिए अमाउंट चार्ज करता है। इससे उसे 5% इनकम प्राप्त होती है। नंबर 3, कंसल्टिंग सर्विस। रेस्टोरेंट को जब भी नए आउटलेट या ब्रांच खोलने के लिए एरिया के संबंध में सलाह की आवश्यकता होती है तो जोमेटो इस संबंध में रिसर्च करके उन्हें सलाह देता है और कंसल्टिंग फीस चार्ज करता है। चलिए अब हम बात करते हैं जोमेटो के सामने आए चैलेंजेस के बारे में। जोमेटो के लिए सफलता की राह इतनी आसान भी नहीं रही, उसे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहला सेटबैक जोमेटो के लिए 2015 में आया, जब उसे लॉस के कारण 300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। 10% की छटनी उसे यूएस में करनी पड़ी। दूसरा सेटबैक तब आया जब जोमेटो ने अर्बन स्पून कंपनी को एक्वायर किया और उसे अपनी कंपनी के तौर पर रीब्रांड किया, लेकिन ये वेंचर असफल हो गया। 2016 कंपनी का सबसे धीमा वित्तीय वर्ष रहा। इसे 9 देशों यूएस, यूके, चाइल, कनाडा, ब्राजील, श्रीलंका, आयरलैंड, इटली, स्लोवाकिया में अपने ऑपरेशन रोल बैक करने पड़े। किसी तरह अपनी उपस्थिति बरकरार रखने के लिए उन्हें रिमोट मैनेजमेंट सर्विस के साथ आगे बढ़ना पड़ा। मई 2017 में जोमेटो में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया। चिंता की बात यह थी कि ओवर पेमेंट कार्ड डिटेल्स भी एक्सेस कर लिए गए थे, लेकिन कंपनी ने बताया कि नाम, ईमेल, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड ही हैक हुए हैं। ये समस्या हैकर से बात कर सुलझा ली गई। हैकर मात्र जोमेटो का सिक्योरिटी लूपहोल बताना चाहता था। कंपनी के पीआर बिल्डअप को झटका तब लगा जब कंपनी बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली थी और एचएसबीसी कैपिटल ने इस जोमेटो वैल्यूएशन को 50% तक गिरा दिया, जिसके चलते जोमेटो के लॉस को बढ़ा दिया। आइए अब हम बात करते हैं जोमेटो कंट्रोवर्सी के बारे में। जोमेटो ने अपनी स्थापना के दिनों से ही अपनी पारदर्शी छवि बना रखी थी, इसलिए विवाद का स्थान बहुत कम था। कंपनी में आंतरिक विवाद के संबंध में अफवाहें तब उड़ने लगी जब एक के बाद एक कंपनी के मैनेजमेंट बॉसेस कंपनी छोड़ने लगे। 2018 में को फाउंडर पंकज चड्डा ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए कंपनी छोड़ दी। 2 महीने बाद ही सीईओ मुकुंद कुलशेखरन भी बिना किसी औपचारिक घोषणा के कंपनी छोड़कर चले गए। 8 महीने बाद समीर कुकरेजा, प्रेसिडेंट ऑफ जोमेटो क्लाउड प्लेटफॉर्म ने भी कंपनी छोड़ दी। ये सब एग्जिट तब हुए
जब जोमेटो को अपने प्रतियोगी स्विगी से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। आइए अब बात करते हैं जोमेटो की सक्सेस के बारे में। जोमेटो ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 2017 के बाद से चीजें ठीक होने लगी। सफल बिजनेस टाइप और जोमेटो गोल्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस से उनका कस्टमर बेस बढ़ा। आज जोमेटो की आय का 40% हिस्सा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग से और 12% जोमेटो गोल्ड से आता है। 2017 में कंपनी ने क्लेम किया कि जीरो कमीशन मॉडल लाने के बाद 24 देशों में जोमेटो प्रॉफिट में है। ये मॉडल छोटे व्यवसाय और रेस्टोरेंट को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू ने अपने घाटे को कवर कर ऊंची छलांग मारी। उनके अनुसार 2017 में रेवेन्यू ग्रोथ 81% रहा। 2017 में ही जोमेटो ने एक महीने में 3 मिलियन ऑर्डर के माइलस्टोन को भी पार कर लिया। 2018 साल उनके लिए और भी अच्छा रहा। इस वर्ष जोमेटो ने अपने 10 साल भी पूरे कर लिए। इस वर्ष में आंट फाइनेंशियल सर्विस में निवेश प्राप्त होने के बाद जोमेटो वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच गई। इससे जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक नई इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। 2019 में जोमेटो के रेवेन्यू ने $206 मिलियन का आंकड़ा छू लिया, जो 2018 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। आज जोमेटो यूजर बेस 62.5 मिलियन तक पहुंच गया है। ये भारत के 200 शहरों और विश्व के 24 देशों में सफलतापूर्वक अपना काम संचालित कर रही है और 2022 में इसके रेवेन्यू में 67% तक ग्रोथ हुई है। अपने ऑफिस स्टाफ की समस्या का निराकरण करने के छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई ये कंपनी आज न सिर्फ अपने कस्टमर्स के खाने की समस्या का निराकरण कर रही है, बल्कि खुद के लिए भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि एक छोटा सा आइडिया जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आवश्यकता है बस उस पर भरोसा कर डटकर काम करने की। तो दोस्तों, जोमेटो की सक्सेस स्टोरी और इसका बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।